हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस ड्रामे का पार्ट नंबर 22 है। अगर आपने इस ड्रामे के पहले के पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज़ आई सजेस्ट पहले आप उनको देख लें सो डैट ये स्टोरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। इस पार्ट की स्टार्टिंग हमारे चुन के घर से होती है, जहाँ पर वाड़ी के लिए चुन की मॉम खाना लेके आई होती है। जब वो खाना खा ही रही होती है तो चुन की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो चुन को क्यों डिवोर्स ना दे। यहाँ पर चुन की मॉम वाड़ी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करती है। वो बोलती है कभी भी तुम अकेली नहीं रही हो, चुन से डिवोर्स करने के बाद तुम कहाँ रहोगी, तुम्हारे डैड को कैसा लगेगा कि एक डिवोर्स लड़की अपने घर आ गई है वापस। ऐसे बोलते बोलते चुन की मॉम उसे बहुत सारे रीज़न देती है कि क्यों उसे चुन को डिवोर्स नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वाड़ी सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम को एक ही रिप्लाई करती है कि आपकी भी तो लाइफ ऐसी ही थी, आप तो मेरा पेन समझ सकती है। उनकी मॉम जब वहाँ से जाने ही लगती है तब वाड़ी उसे बोलती है कि आपके साथ भी तो ऐसे ही होता था, फादर आपके साथ भी तो ऐसे ही करते थे जैसे चुन मेरे साथ बिहेव करता है, आपको कैसा लगता था। इतना सुनने की ही देर थी कि चुन की मॉम दोबारा आती है और वाड़ी को एक खींच के तमाचा मारती है। यहाँ पर चुन की मॉम वाड़ी को बोलती है मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा साथ देना चाहती थी, मैं नहीं चाहती थी तू कमरे में ऐसे बंद रहे, मगर तू नहीं चाहती है यहाँ से बाहर निकलना, तो अब सड़ यहाँ पर। इतना बोलते ही चुन की मॉम खाने की प्लेट लेकर बाहर चली आती हैं और वो ताला दोबारा बाहर से लगा देती है, जिसकी चाबी वो उस ट्रे में ही रख के नीचे ला रही होती है, जो कि रिन नीचे से खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। यहाँ पर चुन की मॉम रेन को प्लेट पकड़ाते हुए बोलती हैं ये प्लेट किचन में रख देना, और वहाँ से वो चाबी उठा लेती है, जिसको रिन भी देख लेता है कि ये चाबी हमेशा चुन की मॉम के पास ही रहती है। अगला टास्क रिन का ये होता है कि कैसे भी करके वो चुन की मॉम से वो चाबियों का गुच्छा ले और वाड़ी को इस घर से बाहर निकाले। जब रेन खाने की प्लेट किचन में रखने आता है तब वो दोनों नौकरानियां आपस में बात कर रही होती हैं कि कैसे वाड़ी की प्लेट हमेशा जैसे जाती है वैसे ही हाफ फिल वापस आ जाती है। यहाँ पर एक नौकरानी दूसरी नौकरानी से बोलती है क्या वाड़ी के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, क्या वाड़ी को हम लोग फ्री नहीं कर सकते। इतना ही बोलने की देर थी कि दूसरी नौकरानी उसे डराने की कोशिश करती है और बोलती है अगर ये बात चुन को पता चल गई तो वो तुझे जिंदा गाड़ डालेगा। बस इतना ही सुनने की देर थी कि रिन प्लान बनाने लगता है कि कैसे वो यहाँ से वाड़ी को छुड़ा के बाहर लेके जाएगा। दूसरे सीन में हमें चैन की पार्टी को दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन और वो डायरेक्टर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं अपने गेस्ट के साथ। वहीं दिखाते हैं कि यहाँ पर टाइम भी पहुँचा होता है। टाइम को आता देख डायरेक्टर टाइम के पास जाती है और बोलती है आपने तो बोला था ये पार्टी आप अटेंड नहीं करेंगे, तो आप कैसे। तो यहाँ पर टाइम उसे बोलता है कि मेरी जिस मीटिंग में मुझे जाना था वो कैंसिल हो गई है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर आया जाए। टाइम डायरेक्टर से पूछता है क्या मैं जान सकता हूँ डैड इस पार्टी में कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टर उसे कंफर्म करती है कि इस पार्टी में डैड नहीं आया है। इतना ही सुनने की देर थी कि टाइम बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करता है और उसे जाते चैन भी देख लेता है, तो वो उसके पीछे पीछे आ जाता है। यहाँ पर चैन टाइम को उकसाने की कोशिश करता है कि कैसे अभी भी उसका भाई उसका पीछा करता है और उससे अट्रैक्टिव फील करता है। इतना ही कहने की देर थी कि टाइम को गुस्सा आ जाता है और बोलता है तू अपना काम से काम रख। दोनों के बीच में बहुत देर तक बातों ही बातों की बहस चलती है। लास्ट में जब टाइम को बर्दाश्त नहीं होता है तो वो चैन को घूंसा मारने ही वाला होता है, पर चैन अपना फेस आगे करते हुए बोलता है ये तुम्हारी कंपनी का फेस है, अगर तुम चाहते हो तो इसको ख़राब कर सकते हो, गो अहेड। इतना ही बोलने की देर थी कि टाइम अपने आप को रोक लेता है। यहाँ पर टाइम चैन के फेस पर तो नहीं मारता है, मगर जाते जाते उसके पेट पे ज़रूर एक पंच मार के जाता है और बोलता है मुझे जो करना है वो मैं करके ही रहता हूँ। दूसरे सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि पूरी पॉइंट्स ज्वाइन कर रहा होता है कि कैसे टाइम ने उसे बताया था कि उसकी लाइफ में कोई एक लड़की है। अगले टाइम पे डैड ये भी नोटिस करता है कि वेडिंग वाले दिन जब डैड ने टाइम को बोला था कि जिस लड़की से तुम प्यार करते हो उसको शादी में ज़रूर इनवाइट करना, तो यहाँ पर टाइम ने उसे रिप्लाई दिया था कि अब हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है।
दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं डैड घर पहुंचा होता है तो सामने से टाइम आकर बोलता है मुझे लगता है हम लोगों को आपस में बात करनी चाहिए। तो यहाँ पर डैड उसे रिप्लाई करता है कि मैं तुमसे नुस से दोनों से बात करना चाहता हूँ, तुम मुझे आर्ट गैलरी में मिलो अभी। दूसरे सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो टाइम और नुच का इंतज़ार कर रहा होता है। जैसे ही टाइम और नुच वहाँ पर पहुँचते हैं तो डैड उनसे पूछने की कोशिश करता है कि आखिर क्यों तुम लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई। यहाँ पर नुच डैड को सब कुछ सच सच बता देती है कि शादी से पहले था जो भी था उन दोनों के बीच में अब कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर डैड उसे क्लियर करके बोलता है कि अगर मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आया होता है तो क्या तुम दोनों आज साथ में नहीं होते। यहाँ पर टाइम डैड को क्लियर करता है कि नुच के पास टाइम नहीं था और मैं इस रिलेशनशिप को जल्दी जल्दी में स्टार्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए सारा फॉल्ट मेरा है। यहाँ पर डैड टाइम से पूछता है अगर ऐसा ही था तो ये सारी बातें तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताई। तो यहाँ पर टाइम उसे बोलता है कि अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। तो यहाँ पर डैड उससे क्वेश्चन पूछ लेता है कि सच में अब तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं है। यहाँ पर डैड मुझसे ये भी पूछ लेता है कि क्या फ्यूचर में तुम टाइम को पूरी तरीके से भूल पाओगी। इतना ही सुनने की देर थी कि वो उसका हाथ छोड़ देती है। यहाँ पर डैड टाइम को बोलता है कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम दोनों को दोबारा एक कर पाऊँ और मैं यहाँ पर ग्रैंड मदर को भी सारी बात बता दूँगा कि मैं और नुच साथ में क्यों नहीं रह सकते हैं। बस इतना ही सुनने की देर थी कि टाइम को गुस्सा आ जाता है और डैड से बोलता है तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगे। यहाँ पर टाइम डैड को रोकने की कोशिश करता है। डैड गुस्से में उसे एक पंच मार देता है जिसे देखकर नुच भी शॉक हो जाती है। यहाँ पर टाइम डैड से बोलता है तुम मुझे मार लो, तुम मुझे कर्स कर लो, तुम मुझे कुछ भी बोल लो, मैं कभी कुछ नहीं बोलूँगा, बस ये। यहाँ पर टाइम डैड को ये भी बोल देता है कि तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ग्रैंडफादर की विश पूरी करना और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। बस इतना ही सुनने की देर थी कि दोनों भाई एक हो जाते हैं, गले लग के फूट फूट के बहुत रोते हैं। जिनका प्यार नुच भी सामने खड़े होकर देख रही होती है, वो भी फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरे सीन में हमें मारिसा को दिखाया जाता है जो कि चैन की प्रोफाइल को स्टॉक कर रही होती है। मारिसा के गेट की घंटी बजती है, तब वो नोटिस करती है कि सामने आकर टाइम गेट पर खड़ा हुआ है। मारिसा जानबूझ के गेट खोलने में बहुत टाइम लगाती है। बाहर टाइम बहुत जोर जोर से चिल्लाता है कि मारिसा गेट खोलो, मुझे पता है तुम गेट के पीछे ही खड़ी हुई हो। इतना ही सुनने की देर थी, मारिसा स्टाइल में गेट खोलती है और बोलती है मुझे पता था तुम यहाँ पर जरूर आओगे। मारिसा यहाँ पर ग्लास ऑफर करती है टाइम को। इतनी देर में टाइम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सारी बात डैड को डिस्क्लोज करने की। बस इतना ही सुनने की देर थी कि मारिसा को भी गुस्सा आ जाता है। वो टाइम से बोलती है कि मैं वो सारे काम करूँगी जिससे तुम्हें और नुच को दूर रखा जा सके। यहाँ पर टाइम मारिसा को ये बोल के निकल जाता है कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। मारिसा टाइम का नाम ले लेकर चिल्लाती रह जाती है। दूसरे सीन में हमें चुन के घर को दोबारा दिखाया जाता है जहाँ पर चुन की मॉम पूछ रही होती है क्या वाड़ी के लिए खाना तैयार है। तो वहाँ पर नौकरानी उसे बोलती है हाँ मैंने खाना बना लिया है। चुन की मॉम नौकरानी से वाड़ी के लिए खाने की प्लेट तैयार करके लाने के लिए बोल देती है और वो ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देती है, जिसे ब्रेकफास्ट करते पीछे से चुन भी देख रहा होता है। एक्चुअली यहाँ पर रिन ने और ऑटोनी ने मिलकर एक प्लान बनाया होता है जिसमें वो चुन की मॉम को खाने में कुछ मिलाकर देना चाहते थे जिससे वो स्लीपिंग ब्यूटी बन जाएंगी। ये प्लान आज रिन ने इम्प्लीमेंट कर लिया होता है और उसके सक्सेसफुल होने के चांस में ही बाहर पीछे खड़े होकर चुन की मॉम को खाना खाते देख रहा होता है। जैसे ही रिन को कंफर्म हो जाता है कि चुन की मॉम ने वो जूस पी लिया है जिसमें दवाई मिली हुई थी और वो बहुत ज़्यादा गहरी नींद में पहुंच गई हैं, तो रिन उनके पास जाता है और वो चाबी का गुच्छा उठा लेता है। रिन चाबी का गुच्छा लेके तुरंत वाड़ी के रूम में जाता है और जैसे ही वो वाड़ी के रूम में एंटर करता है तो वाड़ी को चेन से बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर जैसे ही अटॉर्नी ने उसे समझाया था कि वाड़ी को जैसे ही तुम देखो तो उसकी बहुत सारी पिक्चर्स लेना मत भूलना, वो ये काम दोबारा से करना शुरू कर देता है। वाड़ी की बहुत सारी पिक्चर बनाता है और उसके बाद वाड़ी को जगाता है और उसे बोलता है मैं तुम्हें यहाँ से भगाने आया हूँ।
रिन यहाँ पर वाड़ी को सक्सेसफुली गेट तक ले आया होता है और अटॉर्नी को फ़ोन करके बोलता है मैं वाड़ी को लेकर गेट पर ही खड़ा हूँ। रिन यहाँ पर वाड़ी को गुड बाय बोलता है और उसे जाने के लिए बोलता है। जैसे ही वाड़ी वहाँ से निकलती है तो वो देखती है कि सामने चुन की गाड़ी आकर खड़ी हो गई है। चुन वाड़ी को वहाँ से भागने के लिए रोकता है और वो रिन को आवाज़ लगाने लगता है कि वाड़ी घर से भाग रही है। रिन का प्लान फेल होते देख वो भी वाड़ी को बचाने के लिए वहाँ पहुँचता है और देखता है कि अटॉर्नी अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची है। जैसे ही चुन वाड़ी को घर के अंदर घसीटते हुए ले ही जा रहा होता है तब तक पीछे से अटॉर्नी की गाड़ी आ जाती है और वो चुन को रोक लेती है वहीं पर। यहाँ पर अटॉर्नी पुलिस को भी अपने साथ लाई होती है और चुन के ऊपर उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगाया होता है। यहाँ पर चुन जब इन सारी बातों पे मना कर रहा होता है तब अटॉर्नी उसे फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कैसे तुमने वाड़ी को अपने कमरे में बंद करके रखा था। यहाँ पर चुन अटॉर्नी से पूछ ही लेता है कि यह फ़ोटो तुम्हें किसने भेजी है। यहाँ पर अटॉर्नी चुन के सामने से वाड़ी को अपने साथ ले जाती है और बोलती है अब हम कोर्ट में मिलेंगे। दूसरे सीन में हमें रिन को दिखाया जाता है जिसकी चुन के हाथों सामत आई होती है। यहाँ पर चुन की मॉम सारे नौकरों का फ़ोन चेक कर रही होती है कि आखिर वो फ़ोटोज़ अटॉर्नी तक पहुँचाई किसने, तो उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता है कि नौकरों में से किसने ये फ़ोटोज़ अटॉर्नी तक पहुँचाई हैं। पर चुन अपनी मॉम को गुस्सा करते हुए बोलता है आपको सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, आपने पूरी तरीके से वो भी नहीं निभाई। यहाँ पर चुन की मॉम बोलती है कि 24 घंटे तो मैं उसके ऊपर नज़र नहीं रख सकती थी, आखिर भाग गई तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है, सब गलती तुम्हारी है, तुमने उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस किया था, अब भुगतो। उनकी मॉम रिन को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। वैसे ही चुन रिन को रोकते हुए बोलता है मैंने सबका फ़ोन चेक किया, सिर्फ तुम्हारा फ़ोन चेक नहीं किया, मैं तुम्हारा भी फ़ोन चेक करना चाहता हूँ। हाँ, पहले तो रिन हड़बड़ा जाता है मगर आखिरकार उसे अपना फ़ोन निकालकर चुन के हाथों में देना ही पड़ता है। यहाँ पर चुन जब रिन का फ़ोन चेक करता है तो उसके गैलरी में कोई भी ऐसी फ़ोटोज़ नहीं मिलती हैं। यहाँ पर चुन रिन की कॉन्टैक्ट लिस्ट भी चेक करता है। वहाँ पर सबसे पहले नंबर पे कुछ अननोन नंबर के कॉल आए होते हैं जहाँ पर वो पूछने की कोशिश करता है रिन से ये किसके नंबर हैं। यहाँ पर चुन उसी नंबर पे कॉल बैक भी करता है जो कि और किसी का नहीं अटॉर्नी का नंबर होता है। यहाँ पर जब चुन बार बार अटॉर्नी को कॉल कर ही रहा होता है तो अटॉर्नी यहाँ पर फ़ोन उठाने में अवेलेबल नहीं हो पाती है क्योंकि उसके फ़ोन जो होता है वो बैग के सबसे नीचे रखा होता है। जब तक अटॉर्नी अपना फ़ोन की रिंग सुन के अपना फ़ोन ढूंढने की कोशिश करती है तब तक चुन का कॉल कट जाता है। इस वक्त रिन की जो सांसें होती हैं वो अटकी होती हैं क्योंकि उसे पता होता है वो पहला नंबर अटॉर्नी का ही है। फ़ोन अपने आप कटने के बाद चुन उसका फ़ोन उसको लौटा देता है और बोलता है इसके भी फ़ोन में कुछ भी नहीं मिला, हमें लगता है हमें इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। वो रिन को ही अपना ये वाला काम देता है कि वाड़ी की इस घर में किसने हेल्प की वो पता करे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि रिन के फ़ोन में कोई भी फ़ोटोज़ क्यों नहीं मिली। एक्चुअली रिन के पास 2 फ़ोन थे, जिससे उसने फ़ोटोज़ भेजी थी वो दूसरा फ़ोन था और जिसने उससे कॉल की थी वो दूसरा फ़ोन था। यहाँ पर चुन की मॉम चुन को धमकी देती है कि अगर वाड़ी ये केस जीत गई तो हम प्रॉपर्टीज से भी हाथ धो बैठेंगे। दूसरे सीन में हमें डैड को दिखाया जाता है जो कि अपने काम में व्यस्त होता है। वहीं पर नुच आती है और उससे बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या आप टाइम निकाल सकते हैं मेरे लिए। यहाँ पर नुज डैड से बोलती है कि मैं तुम्हारा बेबी कैरी करना चाहती हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और ये सब काम मैं अपनी आत्म इच्छा से कर रही हूँ। यहाँ पर डैड नुज को समझाने की कोशिश भी करता है तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो मुझसे डिवोर्स ले सकती हो। यहाँ पर नुज डैड को रिप्लाई करती है कि नहीं, ये सब मैं करना चाहती हूँ और ये सब मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ। यहाँ पर डैड नुज पूछने की भी कोशिश करता है क्या तुम दोबारा टाइम के साथ नहीं आना चाहती हो, तो यहाँ पर नुज उसे रिप्लाई देती है कि पहले मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना चाहती हूँ।
नुच यहाँ पर बोलती है अगर टाइम मेरा तब तक वेट कर सकता है तो दोबारा मैं टाइम के साथ रिलेशनशिप में आ जाऊँगी। इतना ही सुनने की देर थी कि पीछे से टाइम भी आ जाता है और बोलता है मैं हमेशा के लिए तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। दूसरे सीन में हमें मारिसा के डैड को दिखाया जाता है जो कि मारिसा को फोर्स कर रहे होते हैं टाइम के साथ दोबारा रिलेशनशिप में आने के लिए, जो कि मारिसा बिल्कुल नहीं मान रही होती है। यहाँ पर मारिसा के डैड मारिसा को बता देते हैं कि उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो चुकी है, तो बस इस सिचुएशन से सिर्फ और सिर्फ उन्हें बाहर टाइम ही निकाल सकता था। बस इतना सुनने की देर थी कि मारिसा भी इमोशनल हो जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कैसे वो टाइम के पास दोबारा जाए। मारिसा इसी कश्मकश में होती है तो वो क्लब पहुंचती है और वहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक करती है, जिसके पास पीछे से चुन भी आता है और बोलता है कि आप सिंगल हैं। यहाँ पर मारिसा उसे गोल गोल आंसर देती है और यहाँ से जाने की करती है। यहाँ पर चुन मारिसा के पीछे पीछे आता है और बोलता है मुझे तुमसे बहुत इम्पोर्टेंट काम है, क्या हम लोग बात कर सकते हैं। तो मारिसा भी एग्री करती है और वो लोग कार में चले जाते हैं। यहाँ पर इन दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनता है और उसके बाद चुन मारिसा से बोलता है कि तुम तो टाइम की गर्लफ्रेंड हो ना। यहाँ पर मारिसा उसे क्लियर करती है और बोलती है मैं गर्लफ्रेंड थी अब नहीं हूँ। यहाँ पर मारिसा चुन को बातों बातों में बता देती है कि टाइम अभी किससे प्यार करता है, जो कि ट्रीनूट है जो हमारी नुच है। नहीं सुनने की देर थी कि चुन की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और दूसरे सीन में हमें दिखाते हैं कि मारिसा इतना बोल के बाहर आ जाती है कार से। चुन भी मारिसा के पीछे पीछे बाहर आ जाता है और यहाँ पर मारिसा उसको सारे सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देती है जो कि टाइम और डैड के रिलेटेड होते हैं। पहले सीक्रेट में वो ये बताती है कि टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि ट्रीनूटी थी जो कि हमारी नुच है। दूसरे सीक्रेट में उसको ये बता देती है कि डैड मेल नहीं बल्कि गे है। तीसरा और सबसे बड़ा सीक्रेट वो ये भी बता देती है कि डैड का बॉयफ्रेंड और कोई नहीं बल्कि उनकी कंपनी का फेस चैन है। ये सब सीक्रेट जानकर चैन के मन में तो लड्डू फूटने लगते हैं क्योंकि उससे बहुत सारी चीज़ें जो पता चल चुकी होती हैं आज टाइम और डैड के बारे में। दूसरे सीन में हमें नुच को दिखाया जाता है और डैड को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल पहुंचे होते हैं गायनेक के साथ बात करने के लिए। यहाँ पर डैड बताता है कि मेडिकेशन करते हुए और योगा करते हुए उसे 5 मंथ्स हो गए हैं, क्या इससे अभी भी स्पर्म काउंट बढ़ने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर टेस्ट करने के लिए बोल देती है। दूसरे सीन में हमें चुन को दिखाया जाता है जो कि चैन की शूटिंग साइट पे पहुंचा होता है। जो चैन का कमर्शियल शूट होने वाला होता है उसमें चैन की फुल बॉडी दिखाने वाले होते हैं ये लोग। जब चैन कमर्शियल शूट कर ही रहा होता है तब जानबूझ के चुन यहाँ पर उकसाने वाली बात कर देता है और बोलता है चैन की बॉडी कितनी ज़्यादा अच्छी है ना। यहाँ पर चुन बोलते बोलते इतना बोल जाता है कि ये भी बोल देता है कि डैड को तो ऐसे ही लड़के पसंद आते होंगे, जिसे सुनकर दोनों डैड और टाइम शॉक हो जाते हैं और बोलते तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। यहाँ पर चुन अपनी बात को क्लियर करता है और बोलता है डैड को ऐसी बॉडी वाले लड़के पसंद आते होंगे। सही कहा ना। इसी मोड पे हमारी इस पार्ट की भी एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक भी कर दे। थैंक यू।